हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करेंगे हम लोग अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। भारत रत्न से इस बार सम्मानित किया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को और कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। और पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक रहे बनवारी लाल पुरोहित जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के नए मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं पवन कुमार। सूरजकुंड मेला का 37वां संस्करण आयोजित किया गया हरियाणा में। और भारतीय सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में सबसे अग्रणी देश बनकर के उभरा है भूटान। इस बजट के अनुसार सबसे ज्यादा भारत भूटान की सहायता करेगा वित्तीय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की बहाली और स्वदेशी वापसी के लिए 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। एक ट्रैक चाइल्ड पोर्टल है और एक है घर पोर्टल है। आप इसको यहां से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला पहला देश बना है यूरोपीय देश फ्रांस। नागेश ट्रॉफी 2023-24 कर्नाटक ने जीत लिया है। और डिजिटल मीडिया एडिटर जनरल एसोसिएशन की तरफ से महाराष्ट्र की ओर से महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया निखिल वाघ को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो एमजेटी ऐप से आप जाकर बिल्कुल फ्री में क्विज और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया गया? तो विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह या कहें कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक जो है, ये 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। दुनिया भर में जितने भी रिलीजियस लोग रहते हैं, वो सभी सद्भावना से रहें, वो सभी एक दूसरे के धर्मों को का सम्मान करें और मिलजुल करके रहें। इसी संदेश को फैलाने के लिए इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया जाता है। मतलब दूसरे धर्मों के प्रति भी आपका सद्भाव रहे आपके अंदर, मतलब जो है उनको भी जीने देने और उनको भी अच्छे से रहने देने का एक भाव रहे। तो सन 2010 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको अप्रूव किया था, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के ने। फरवरी महीने में अभी तक कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम लोगों ने मनाया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोगों ने मनाया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और 1 से 7 फरवरी विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह। अगला, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बन गए हैं रितु बाहरी। ध्यान रहे, रितु खंडोई का भी नाम मैंने एक बार बताया था आपको। और ये जो है ये विधानसभा की उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी, ठीक है ना। और रितु बाहरी जो है ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनी है, पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ना, उत्तराखंड हाईकोर्ट की। और सृष्टि गोस्वामी का नाम अगर आपको याद हो तो एक दिन के लिए इनको उत्तराखंड का, एक दिन के लिए, ये 2021-22 में ये क्वेश्चन बताया था आपको, एक दिन के लिए उत्तराखंड विधानसभा का इनको बनाया गया था, उत्तराखंड विधानसभा का इनको बनाया गया था सीएम, सॉरी उत्तराखंड का सीएम इनको बनाया गया था। फातिमा बीवी का नाम आपको याद होना चाहिए, अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है। और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, सुप्रीम कोर्ट की, ध्यान रहे ये पहली महिला जज थी, नॉट चीफ जस्टिस। अभी तक चीफ जस्टिस भारत को नहीं मिला हुआ है महिला में, तो पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी बीवी नागरत्ना जी, और वो होंगी 2027 में, ठीक है ना। नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 बनेगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। खैर यहाँ पर बात करते हैं ऋतु बाहरी की। तो ऋतु बाहरी यहाँ पर देखिए, जस्टिस ऋतु बाहरी बिकम्स फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। इनको शपथ दिलाई वहां के राज्यपाल ने, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने। ध्यान रहे एक बात और कि चीफ जस्टिस जो होता है हाईकोर्ट का, उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, शपथ दिलाता है राज्यपाल। लेकिन अगर नियुक्ति पूछी जाए, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति आप बताएंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है जी। चलिए उत्तराखंड आया, उत्तराखंड देख लो, मैप में आपको यहां पर दिखेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 13 जिले लेकर के अलग हुआ था, आज भी यहाँ पर 13 ही जिले हैं। और ये अलग हुआ था 9 नवंबर को सन 2000 में, ध्यान रहे ये बात, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, विंटर बोले तो शीतकालीन राजधानी। गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी।
पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के सीएम है बीजेपी पार्टी से। गुरमीत सिंह जी यहाँ के हैं गवर्नर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसको याद रखना। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। 1936 में ही इसे स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, आगे चल करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया और अभी हाल फिलहाल में फिर से नाम बदल करके, जिम कॉर्बेट से नाम बदल करके अब कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है जी। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। माना, नीति, लिपुलेख 3 दर्रे हैं। आगे, ऑनलाइन गेमिंग के एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक हेल्दी वातावरण बनाने के लिए अभी कर्नाटक सरकार ने एक डिजिटल डिटॉक्स नाम से पहल शुरू की है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नाटक गवर्नमेंट अपने राज्य के बच्चों में, स्टूडेंट्स में या लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहती है कि भाई देखो, स्वस्थ वातावरण के हिसाब से ही खेलो। मतलब कि ऐसा ना हो कि आप गेम खेल रहे हो, शुरू किए गेम खेलना तो लगातार खेले ही जा रहे हो, कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, किसी से भी मिल नहीं रहे हो, दिन रात खेले ही जा रहे हो, इसी चक्कर में लगे होगे कि आपको भी कोई सीमा हैदर मिल जाएगी। सबको नहीं मिलता भाई, है ना। तो यहाँ पर देखो, डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव इसीलिए शुरू किया गया है जिससे प्रमोट किया जा सके कि रेस्पॉन्सिबल गेमिंग एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, कि आपको ध्यान देना है, क्योंकि इससे बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, आंखों पर तनाव आता है, नींद में खलल रहती है, सामाजिक मेलजोल में कमी आ जाती है ना। बच्चे जो है वो अपने में ही रहते हैं, वो बाहर लोगों से मिलते जुलते नहीं, जिसके कारण उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। आगे चल करके जब उनको कभी समाज में मिलना होता है ना, तो वो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका ही नहीं मालूम रहता कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो नुकसानदायक हैं। और आपके घर में भी अगर बच्चे हैं, जो लोग छोटे भाई हैं, तो आप उनको समझाइए कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग के प्रति जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। हाँ, एंटरटेनमेंट पर्पज से खेलें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो यही बात कर्नाटक सरकार कह रही है। कर्नाटक के बारे में अगर बात करें तो कर्नाटक आपको मैप में यहाँ पर दिखेगा इंडिया के। ये देखो, दक्षिण भारत के सभी राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। जैसे ये है, दक्षिण भारत के सभी राज्य होंगे, जैसे गोवा हुआ, इसके अलावा महाराष्ट्र, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला सबसे बॉर्डर शेयर कर रहा है। ऐसे ही असम है। असम यहाँ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे ही यहाँ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इधर उत्तर में सभी राज्यों से बॉर्डर अपना शेयर करता है। ठीक है ना। तो ये कुछ बुलेट राज्य हैं, इनको आपको याद रखना बुलेट पॉइंट बना करके। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी 2024 चल रहा है, फरवरी महीना है। आप लोग अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो 2023 में कुछ विधानसभा के चुनाव हुए थे। जैसे मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश का हुआ था, इसके अलावा यहाँ कर्नाटक में भी हुआ था, इसके अलावा 5 राज्यों के तो अभी रिसेंटली हुए थे। तो इनके सीएम का नाम तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। चलिए मैं ही बता दे रहा हूं, अब अगली बार से आपको खुद रिकॉल करना है। हिमाचल प्रदेश में जब हुआ था चुनाव तो उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू बने थे, कांग्रेस पार्टी से सीएम। कर्नाटक में जब हुआ तो यहाँ एस सिद्धरामैया कांग्रेस पार्टी से सीएम बने। इसके अलावा जो अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, इन 5 राज्यों में 3 राज्य तो यही थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। एक राज्य था तेलंगाना, एक था मिजोरम, है ना। तो अब देखो फिर से अगर ध्यान दोगे कि कैसे याद करना है, तो छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मोहन यादव और इसके अलावा राजस्थान के भजनलाल शर्मा। तो ये 3 बने सीएम। यहाँ पर रेवंत रेड्डी बने हैं तेलंगाना के। और मिजोरम में बने कौन? मिजोरम में बने दोस्तों लाल तोहुमा। कौन? लाल तोहुमा। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए आगे, किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में मानव डीएनए बैंक और वन्यजीव डीएनए स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम आमतौर पर हम लोग बीएचयू के नाम से जानते हैं, इसने भी हाल ही में मानव डीएनए बैंक और वन्यजीव डीएनए स्थापित करने की घोषणा की हुई है। अब ये क्या है? तो देखो, एक्चुअली में डीएनए बैंक, कोई भी बैंक हो, बैंक का मतलब क्या होता है? अगर पैसे का बैंक है तो पैसा इकट्ठा करेगा, ब्लड का बैंक है तो ब्लड इकट्ठा करेगा। ये है मानव डीएनए बैंक। तो यानी कि मानव डीएनए को ये कलेक्ट करने के लिए है। दूसरी चीज, दूसरा वाला है वन्यजीव डीएनए बैंक, यानी ये वन्यजीवों को रखने के लिए है। तो अब ये डीएनए इसमें रखा जाएगा तो क्या होगा? इस पर रिसर्च होंगी, उनको स्टडी किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स होंगे उनके द्वारा। तो डीएनए का यूज क्या होता है? डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका इस्तेमाल किया जाता है आनुवांशिक लक्षणों का पता लगाने के लिए। आप सीआईडी वगैरह तो देखे ही होंगे ना। तो इससे ये पता चलता है कि मानव व्यवहार कैसा होता है, वन्यजीवों का व्यवहार कैसा होता है, कैसे वो व्यवहार अनुवांशिक धनानुवांशिक चलता रहता है।
इन सब पर डिटेल स्टडी की जाएगी, ठीक है, और डाटा कलेक्ट करके रखा जाएगा। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया? तो दोस्तों अभी पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया है। ये 3 फरवरी को उद्घाटन किया गया और विज्ञान भवन में, और ये कॉमनवेल्थ नेशंस का था, तो इसका मतलब इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी शामिल हुए। कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, 2024 का। अब एक एक चीज करके समझो। कॉमनवेल्थ वो देशों का एक ग्रुप है, संगठन है, जहां पर कभी न कभी ब्रिटिश ने शासन किया था, ब्रिटेन शासन रहा था, ठीक है, तो उनका एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ, उन्हीं का अभी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का कॉन्फ्रेंस था। अब इसमें उन देशों के भी सभी रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे, जिसमें कानूनी अभ्यास, नैतिक आयाम, इन सब पर बातचीत हुई। फिलहाल अटॉर्नी जनरल की बात आई है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? वो है आर वेंकटरमणी। ये कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अटॉर्नी जनरल का हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी, महान्यायवादी। अब इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। इन्हीं के हेल्प के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल अभी वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता साहब हैं। कौन है? तुषार मेहता है भारत के सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। अब देखो अटॉर्नी जनरल होता क्या है। अटॉर्नी जनरल दोस्तों ये चीफ लीगल एडवाइजर होता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ये कानूनी सलाह देता है, साथ ही साथ कानूनी मुकदमों की, भारत सरकार के जो मुकदमे होते हैं उनकी पैरवी भी करता है। कहां पर पैरवी करता है? सुप्रीम कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेगा भारत सरकार की कौन? अटॉर्नी जनरल। उनकी हेल्प के लिए कौन होगा? सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 76 में कहा गया है। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। ये अनुच्छेद याद रखना 76। इसके अलावा चीफ लीगल एडवाइजर याद रखना। ऐसे ही आप सुने होंगे एक और टर्म एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल सुने हो ना? ये क्या करता है? तो एडवोकेट जनरल जो होता है ये राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी करता है। राज्य सरकार का ये कानूनी सलाहकार होता है, मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। तो अब ये राज्य सरकार की जब केस लड़ने के लिए जाता है राज्य सरकार की तरफ से, तो कहां जाएगा? ये हाई कोर्ट में जाता है। तो हाई कोर्ट में राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी कौन करेगा? एडवोकेट जनरल। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के मुकदमों की पैरवी कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध तमिल अभिनेता ने तमिलगा वेट्री कजगम नामक अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया? तो दोस्तों बहुत ही फेमस एक तमिल एक्टर हैं विजय, जिन्हें आप थलपति विजय के नाम से रील्स वगैरह में देखते हो। ये हैं काफी फेमस, काफी पॉपुलर एक्टर हैं, दक्षिण भारत में तमिल एक्टर हैं। तो इन्होंने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, तमिलगा वेट्री कजगम। तो ये इनकी नई पार्टी होगी। लोकसभा इलेक्शन से पहले इन्होंने अनाउंस किया हुआ है अभी, लेकिन इन्होंने क्लियर किया है कि लोकसभा चुनाव इनकी पार्टी नहीं लड़ेगी और ना ही किसी का समर्थन करेगी। ये लोग टारगेट कर रहे हैं विधानसभा की, इनको बनना है सीएम। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 2026 को टारगेट करके ये लोग जो है इसके चुनाव में हिस्सा लेंगे, ठीक है जी। तो तमिल अभिनेता है विजय, थलपति विजय, इन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इतनी सारी पार्टियां हैं तो राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? तो देखो राष्ट्रीय पार्टी केवल और केवल है 6। भारत में केवल और केवल 6 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टी हैं, यानी रीजनल पार्टी का दर्जा मिला है। इन 6 पार्टी में देखो कौन कौन है। आम आदमी पार्टी जो अभी रिसेंट बनी हुई है और दर्जा पाई हुई है, और बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 ही पार्टियां हैं जिन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप नेशनल पार्टी एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर उनके संस्थापक हैं, देखो संस्थापक भी पूछ लिया जा सकता है आपसे स्टैटिक के रूप में। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी स्थापित किया, कांसीराम जी ने बहुजन समाजवादी पार्टी स्थापित की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीजेपी स्थापित की, इसके अलावा ईएमएस नंबूदरीपाद, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की स्थापना की थी, और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या जिसे आप एओ ह्यूम के नाम से जानते हो, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी 1885 में। इसके अलावा पीए संगमा ने 1885 में स्थापित की थी नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये भी बहुत पुरानी पार्टी है, ठीक है। चलिए, तो ये राष्ट्रीय पार्टी है, इनको आप याद रखना। आगे
एक और जरूरी बात, जिन जिन लोगों ने अपना यूपी जीके का बैच लिया हुआ है या यूपी पुलिस का बैच लिया हुआ है, उनको यूपी जीके और करंट अफेयर की बुक नहीं, ये ई बुक नहीं खरीदनी है भाई, है ना। उनको नहीं परचेज करना है, उनको फ्री में दिया गया है। आपको ई बुक सेक्शन में जाना है या फिर जैसे कि यूपीपी वाले में यूपी जीके का जो फोल्डर है उसकी पीडीएफ सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ, उसको डाउनलोड कीजिए और वहां से रीड कीजिए, आपको नहीं परचेज करना है। ये जो लोग बैच नहीं लिए हुए हैं उनके लिए है, ठीक है ना, उनको परचेज करना है। बाकी लोगों के लिए फ्री में दी गई है और बाकी कंटेंट वगैरह तो आप जानते ही हो, एमजेटी ऐप पर ही ये चीजें अवेलेबल है। आगे, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो भारत के नए स्वास्थ्य सचिव यानी हेल्थ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा जी को अभी सेंटर ने अपॉइंट किया है एज ए न्यू हेल्थ सेक्रेटरी, ठीक है जी। तो 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के ये आईएएस ऑफिसर हैं। अब कुछ और जो प्रमुख सचिव हैं यानी सेक्रेटरी हैं उनको रिकॉल कर लो। जैसे सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के सचिव राजेश वर्मा जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट सुनील कुमार गुप्ता जी हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव टू द प्राइम मिनिस्टर यह है पी के मिश्रा। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा और वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सेक्रेटरी हैं रवि सिन्हा, सॉरी। तो ये 5 तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए उंगलियों पर, ठीक है, इसको मत भूलना। आगे, हाल ही में किसने गोवा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन कौन करेगा? पीएम मोदी जी, किसी और को उद्घाटन करने ही नहीं देते। तो इन्होंने वर्चुअली अभी उद्घाटन किया है। 390 करोड़ का एनआईटी गोवा कैंपस जो है ये अब शुरू हो रहा है। अब यहां पर देखो कुनल कोलिम दक्षिण गोवा में स्थापित किया गया है। वर्चुअली जो है पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये अभी तक एक ट्रांजिट कॉम्प्लेक्स के रूप में काम कर रहा था। ट्रांजिट कॉम्प्लेक्स क्या है, देखो होता क्या है, जब कोई नया कॉलेज बनता है, नया इंस्टीट्यूट बनता है, तो शुरुआत की जब पूरा जब तक नहीं बन पाया रहता है तो कुछ बैचेज, कुछ क्लासेज जो हैं आसपास के किसी दूसरे कॉलेज में जाकर के चलाई जाती रहती हैं, है ना। तो वो चीजें चल रही थी यहाँ पर और अब ये फाइनल हो गया है तो अब यहाँ पर चलेगा। कहा जाता है कि ये कल्पना जो है इस प्रोजेक्ट की, ये पूर्व मुख्यमंत्री गोवा के रहे डॉक्टर मनोहर पर्रिकर जी की थी, जो कि भारत के रक्षा मंत्री भी थे। तो हालांकि अब ये स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था वहां पर। फिलहाल हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कब से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया? तो आरबीआई ने दोस्तों 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक अब बंद हो चुका है। ये मैंने आपको बताया था, एक वीडियो बना करके बहुत सारे लोगों ने देखी, आप भी इस वीडियो को देखिएगा। आरबीआई ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। 29 फरवरी के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट एनी न्यू यूजर, कोई भी नया यूजर नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही वो कोई नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पेटीएम वॉलेट, फास्टैग, मोबिलिटी कार्ड्स ये सभी यूज नहीं होगा इस डेट के बाद। हालांकि इस गाइडलाइन को जब आरबीआई ने जारी किया तो उसके पीछे उन्होंने रीजन भी दिया कि जो 197 कम्युनिकेशन है यानी कि इसी की पेरेंट कंपनी जो है वो नॉन कंप्लायंस एंड कॉन्टिन्यू मटेरियल सुपरविजरी कंसर्न इन द बैंक, यानी कि वो कंपनी पर सुपरविजरी जो भी कंसर्न्स थे उसको लेकर के वो मतलब कि सहयोग नहीं कर रही थी। ऑडिट रिपोर्ट गलत दी थी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा था, डेटा ब्रीच की खबरें आ रही थी, ऐसे बहुत सारे तमाम कारण थे जिसकी वजह से आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया है। फिलहाल ध्यान रहे एक बात आपको, जो पेटीएम जो व्यापारी हैं, छोटे मोटे हैं, ये सभी जो बैंक पेटीएम बैंक में अकाउंट जिनका नहीं है उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जिनका पेटीएम अकाउंट है, केवल पेटीएम, देखो पेटीएम दूसरी चीज है, पेटीएम पेमेंट बैंक दूसरी है चीज। पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगाया गया है ना। तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगाया गया, इसको लेकर के तुरंत क्लेरिफिकेशन भी जारी किया विजय शेखर शर्मा जी ने और उनकी कंपनी ने कि देखो भैया पेटीएम यूजर सावधान रहे, पेटीएम यूजर चलता रहेगा, उसमें उनको नहीं डरने की जरूरत है। जो पेटीएम पेमेंट बैंक के यूजर हैं उनके लिए सब चीजें सेवाएं बंद होगी, ठीक है ना। और इस पर मैंने इसीलिए वीडियो भी दी थी क्लेरिफिकेशन के लिए, और आप लोग जो है वो जाकर देख सकते हैं। तो जिनका अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है वो तो आप जाकर के ये वीडियो जरूर देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं और कैसे कैसे आपको क्या करना है आगे। और जिनका नहीं है, जो स्टूडेंट है, बाकी आराम से आगे बढ़िए, वीडियो खत्म हो चुकी है। टेलीग्राम पर आप जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ जो है ना ये आपको डिटेल में मिलेगी, डिटेल कंटेंट के साथ हमारे एमजेटी ऐप पर भी, और टेलीग्राम पर जाकर आप एमजेटी एजुकेशन सर्च कर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उस चैनल पर भी मिल जाएगी।
व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको वन लाइनर भेजा जाता है, डेली वन लाइनर भेजा जाता है। साथ ही साथ मुझे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है क्विकली तो वो मैं आपको यहीं पर देता हूँ। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था भारत के लिए गोल्ड मेडल निशानेबाजी में। 2 फरवरी को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, ये थी इस बार की थीम। ठीक है, अब आज आपको क्या बताना है। 2024 में आयोजित हुए 37वें सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट कौन सा है? स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर आंसर करना। इसके अलावा LK आडवाणी जी को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी भारत रत्न तो इस बार दिया जा रहा है, इससे पहले कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं? कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, इसकी PDF आपको MZT ऐप पर मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।